Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from LearnoHub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी बिल्कुल फ्री at learnohub.com। तो चलो एवरीवन, हो जाओ तैयार। आज हम करने वाले हैं पीवाई की सीरीज ऑफ क्लास 12 और वो भी अपने सीबीएसई मैथ्स के पेपर 2018 का। और यहाँ पे हमने सारे सेट्स को कवर करना है, ठीक है। तो मैं सारे क्वेश्चंस को आपके सामने एकदम सॉल्व करूंगी प्रॉपर्ली। जो भी क्वेश्चन अपने सेट में नहीं होंगे, दैट मीन्स दूसरे सेट में होंगे, वहाँ से वो सारे यूनिक क्वेश्चंस लेके उसे सॉल्व किया जाएगा। तो बिल्कुल रेडी हो जाओ मेरे साथ पेन एंड नोटबुक लेके, सो दैट उसमें मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व करो। क्लियर है? ओके, सो आर वी रेडी टू गो? और ये देखो, ये रहा अपना सेम क्वेश्चन नंबर 19 ही है, बट ये ऑप्शनल वाले क्वेश्चन का है, ठीक है पार्ट। तो यहाँ पे जो अपना क्वेश्चन लास्ट में था वो क्या था? वो था डिफरेंशियल इक्वेशन का। वहाँ पे हमें वेरिएबल सेपरेटर यूज़ करना था। और यहाँ अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का। दैट मीन्स यहाँ पे भी सेम डिफरेंशियल इक्वेशन से ही क्वेश्चन लिया गया है चॉइस में आपके, बट वो इक्वेशन क्या है? वो है डिफरेंट। बट यहाँ पे सिमिलैरिटी और एक क्या है कि लास्ट में भी हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू निकालनी थी जब एक्स एंड वाई गिवन था, और यहाँ पे भी हमें वही करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है उसे लिख लेते हैं। सो व्हाट इज गिवन हियर? द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, यही है। तो देख लो कहीं ये अपना वेरिएबल सेपरेबल की फॉर्म में लिखा जा सकता है या नहीं। तो यू कैन सी नहीं, वैसे फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, बट ये किसी की तरफ तो हिंट कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो पहला टर्म है dy/dx प्लस यहाँ पे आप देखो 2 इंटू tan x इंटू वाई है। दैट मीन्स पी वाई का फॉर्म है एंड दैट इक्वल्स टू क्यू, जो कि यहाँ पे पी एंड क्यू क्या है? आइदर कांस्टेंट होना चाहिए या तो फिर यस फंक्शन होना चाहिए ऑफ एक्स ओनली। तो यू कैन सी कि वही तो फॉलो कर रहा है ये। सो व्हाट इज द फॉर्म हियर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और नॉट? यस। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? दिस इम्प्लाइज द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is of the form of linear differential equation, correct। तो linear differential equation है that is nothing but dy/dx plus p into y equals to q, करेक्ट। सो देयरफॉर यहाँ पे हमें क्या करना होगा? हम आराम से बोल सकते हैं कि हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले निकालना होगा, और वो होता क्या है? e टू द पावर नथिंग बट p dx। नाउ टेल मी, यहाँ पे e टू द पावर p की जगह पे क्या है? दिस 2 एंड दिस tan x, सो 2 इंटू tan x dx, करेक्ट, यही है ना। नाउ टेल मी, 2 तो कांस्टेंट है, tan x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है? Yes, it is sec of x. So what we can write? e to the power हम लिख सकते हैं 2 तो रहेगा कांस्टेंट, 2 of log of sec x, करेक्ट, यही होता है ना। सो नाउ टेल मी, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 है यहाँ, तो सेक स्क्वायर एक्स भी लिखा जा सकता है। 2 को हम इनसाइड लेके जाए अगर लॉग के, तो यहाँ पे ई है और ये है लॉग। आपको मैंने बताया भी था पहले भी, जब भी लॉग के बारे में डिस्कस कर रहे थे, कि आपके सिलेबस में जब लॉग लिखा जा रहा है दैट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज नेचुरल लॉग, और इसका बेस भी ई है। और ई टू द पावर अगर लॉग का ई बेस में कुछ है लिखा हुआ तो हम क्या करते हैं? लॉग को एलिमिनेट कर दिया जाता है, एंड देन व्हाट यू विल गेट? नथिंग बट ओनली सेक स्क्वायर एक्स। क्लियर है या नहीं? यस, समझ में आ रही बात? दिस इज e टू द पावर। अगर ध्यान से इसको देखना है तो अगेन आई कैन राइट हियर e टू द पावर, ये क्या हो जा रहा है? लॉग ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। एज की बेस दोनों का सेम है, यहाँ पे पावर में e है, सो दिस कैन बी रिटन एज नथिंग बट ओनली सेक स्क्वायर एक्स, करेक्ट। तो वही लिख दिया मैंने। डन है अब? ओके तो चलो, हमने ये काम कर लिया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लिया। सो देयरफॉर द सॉल्यूशन विल बी व्हाट? देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी व्हाट? इसका हो जाएगा सॉल्यूशन, क्या होता था? टेल मी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, एंड देन प्लस हम लिखते थे कोई भी कांस्टेंट जो होता था c, ठीक है। सो फ्रॉम हियर व्हाट विल बी हियर? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो अगर आप चाहे तो ये c अभी ना लिख के बाद के लिए छोड़ सकते हो, राइट, बिकॉज ये c कब आता है? जब इसका हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं तब। ओके, सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब y इंटू सेक स्क्वायर एक्स लिखना होगा। तो y इंटू
sec square x, डन. एंड दैट विल बी व्हाट, q क्या है यहाँ पे, ये है sin x, तो sin x इंटू sec square x. तो sec square x को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं ना कि दिस इज 1 अपॉन cos square x, ठीक है, ओके, dx, ठीक है. अब देखो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, ये तो रहेगा एज इट इज. अब साइन है, यहाँ पे कॉस है, सो व्हाट यू कैन डू, जस्ट सी, साइन अपॉन हम लिख सकते हैं एक कॉस को टैन और दूसरे कॉस को लिख सकते हैं सेक. सो दिस इज नथिंग बट सेक एक्स इंटू टैन एक्स, इजंट इट, है या नहीं, करेक्ट. क्यों मैंने इस फॉर्म में लिखा, बिकॉज यू नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स इज नथिंग बट सेक एक्स ओनली. सो फ्रॉम हियर व्हाट यू कैन राइट, y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये, ओनली सेक एक्स, एंड देन नाउ वी कैन राइट प्लस c. क्लियर है, ओके. अब देखो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू x की गिवन है एंड y की गिवन है. अब इसकी वैल्यू रख देते हैं और निकाल लेते हैं c की वैल्यू. सो अगर y की वैल्यू 0 है, दैट मीन्स ये पूरा टर्म 0 हो गया. दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू राइट, पहले सिंस y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू π/3, सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ सेक एक्स, दैट मीन्स माइनस ऑफ सेक ऑफ π/3. और π/3 कितना होता है, 60 डिग्री, और सेक ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, टेल मी, नथिंग बट, yes it is 2. so हम क्या लिख सकते हैं, minus of 2. okay, so now the solution will be what, tell me. अब आप बस solution में c की वैल्यू रख दो -2 और हो गया आपका solution. so this was your solution actually. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो चलो मैं कलर चेंज करके फाइनल आंसर लिख दूँ. तो what will be here, y एंड देन जस्ट सी, यहाँ पे y लिखना है तो आप चाहो तो सेक स्क्वायर एक्स को इस साइड भी लेके जा सकते हो या तो फिर एज इट इज छोड़ सकते हो. सो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेक एक्स माइनस 2. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. तो चाहे तो आप y लिख लो यहाँ पे एंड देन इट विल बी व्हाट, नथिंग बट इट विल बी 1 अपॉन सेक एक्स, दैट इज कॉस एक्स, एंड -2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, करेक्ट. तो आप चाहो तो राइट हैंड साइड में ले जा सकते हो सेक वाले टर्म को, दैट मीन्स एक्स वाले टर्म को, या तो फिर एज इट इज छोड़ सकते हो. बोथ विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके. सो दिस इज डन, क्लियर. तो चलो आप देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 20. ये भी है सेक्शन सी का, यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स. तो चलो देखते हैं इसमें हमें क्या करना है. लेट ए इज गिवन, ठीक है, बी इज गिवन एंड सी इज ऑल्सो गिवन. तो हमारे पास 3 वेक्टर गिवन है, ठीक है. उसके बाद देखते हैं, सो फाइंड अ वेक्टर डी. ओके, एक अननोन वेक्टर है डी विच इज परपेंडिकुलर, फाइन, परपेंडिकुलर है किस पे, टू बोथ C and B and D dot A is given as 21. काफ़ी बातें बता दी गई हैं. दैट मीन्स जैसे ही हमारे पास ये बात आई है यहाँ कि ये जो D वेक्टर है वो C and B दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो क्या समझ में आ रहा है, अगर डॉट प्रोडक्ट में जाओगे दैट मीन्स सेपरेटली दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, करेक्ट. बट अगर दोनों के बारे में ही बोथ C एंड B बोल दिया गया है, दैट मीन्स अगर मैं C एंड B का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लूँ तो ऑफकोर्स उसके वो पैरेलल होगा. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट. जैसे C एंड B वेक्टर जो है, अगर मैं इन दोनों का निकाल लूँ क्रॉस प्रोडक्ट, तो जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो परपेंडिकुलर टू दिस C एज वेल एज B होगा या नहीं होगा. आपको पता है कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट किसी 2 वेक्टर का निकालते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो दोनों पे ही परपेंडिकुलर होता है, ये राइट, ये पता है हमें. और डी के बारे में भी कुछ ऐसी ही बातें बोली जा रही है कि डी भी जो है वो परपेंडिकुलर है टू सी एंड बी. आर यू गेटिंग दिस. ये भी गिवन है कि ये जो डी है, डी इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दिस सी एज वेल एज बी. तो इसका क्या मतलब समझ में आया कि डी वेक्टर जो होगा दैट विल बी पैरेलल टू दिस सी क्रॉस बी और नॉट. आर यू गेटिंग दिस, यस, समझ में आ गई बात आपको कि कैसे ये पैरेलल हो गया, है ना. तो अगर ये पैरेलल है तो आपको तो अच्छे से पता है कि सी एंड बी पता है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं. एक वेक्टर निकल के आया, उससे अगर पैरेलल वेक्टर डी बताना है तो हम क्या कर सकते हैं, डी अगर किसी वेक्टर के पैरेलल में रहता है तो हम कोई भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके उस वेक्टर को लिख देते हैं. आर यू गेटिंग दिस, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल होता है. अगर 2 वेक्टर अपने पैरेलल हैं दैट मीन्स दोनों वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होते हैं. सो हम आराम से लिख सकते हैं डी वेक्टर को एज लैम्डा इंटू सी क्रॉस बी. क्लियर है या नहीं, यस, ये लिखा जा सकता है अगर वो पैरेलल है तो. बस इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका ये क्वेश्चन पूरा का पूरा बन जाएगा,
ठीक है, ओके। तो जो पूरे 80 मार्क्स होंगे ना, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 मार्क्स एक ही दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें थोड़ा सा आपको अपना सारा ब्रेन यूज़ करना है या थोड़ा सा ट्विस्टेड किया जाता है, सो दैट आप क्लियरली समझ नहीं पाओगे उसको, थोड़ा सा आपको जोर लगाना होगा आपके सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो ये क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, ओके। आप चाहो तो अगर डॉट प्रोडक्ट लोगे तो दैट विल बी टू मच कॉम्प्लिकेटेड और 4 मार्क्स के लिए उतना टाइम वेस्ट करने का पॉइंट नहीं बनता है, ओके। बट इस तरह से अगर आप जाओगे यूजिंग ऑल द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, तो आप आराम से इसे बहुत जल्दी सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, ओके। तो ये आइडिया लगी गया होगा। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन देखो तो उस तरह से सोचने की कोशिश करो। बोथ लिखा गया है, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ इसका कैच है, ओके। दोनों वेक्टर पे दैट मीन्स का क्रॉस प्रोडक्ट। अब उसके परपेंडिकुलर है, वो भी उसके परपेंडिकुलर है। अगर दो जो वेक्टर है वो एक तरह का बिहेव कर रहा है, दैट मीन्स पैरेलल है। पैरेलल है तो प्रोपोर्शनल होगा, बस हो गया काम, करेक्ट। अगर ऐसा सोचो तो बहुत ही सिंपल लग रहा है। तो चलो अब निकाल लेते हैं हम। सो हियर D वेक्टर इज पैरेलल टू व्हाट, C क्रॉस हम बोल सकते हैं B वेक्टर, ठीक है। C क्रॉस B ही क्यों लिया, बिकॉज पहले यहाँ पे इसने C एंड B यूज़ किया है, तभी। अगर B C लेते तो हम B क्रॉस C कर लेते, ठीक है। तो ये D वेक्टर क्या हो गया, पैरेलल टू C क्रॉस B हो गया। सो नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, C क्रॉस B की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्या होता है आपको पता ही है, हम आराम से डिटर्मिनेंट के फॉर्म में निकालते हैं, I J K एंड देन यहाँ लिख लो C के सारे कोफिशिएंट्स। तो दिस इज 3 1 -1, हियर इट इज व्हाट 1 -4 5, फाइन। निकाल लो वैल्यू, क्या मिलेगी हमें, दिस एंड देन हियर इट इज 5 माइनस हो जाएगा 4 माइनस j, ओके। देन हियर इट इज 15 माइनस माइनस प्लस 1 एंड देन प्लस k है, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -12 -1। सो व्हाट वी हैव गॉट, दिस इज I minus 16j, ओके, minus 13k, करेक्ट। यही आ रही है वैल्यू, है ना, ओके। तो दैट में C क्रॉस B की वैल्यू मिल गई है। सो देयरफॉर D वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू दिस C क्रॉस B, करेक्ट। जो भी अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया है यहाँ पे उसी के बेस पे। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट, दिस इज नथिंग बट लैम्डा I minus 16 लैम्डा J minus 13 लैम्डा K, क्लियर। ये बात हमारे पास आ चुकी है। दैट मीन्स डी की वैल्यू हमने अप्रॉक्सीमेटली निकाल ली है, बस अब लैम्डा की वैल्यू निकालनी है और फिर हमारा काम हो जाएगा, ठीक है ना, बस यही है। अब देखो, अब इस लैम्डा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो दूसरा इक्वेशन गिवन है, दैट इज d डॉट a इक्वल्स टू 21। सो सिंस d डॉट a इज गिवन एज 21, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दोनों का ले लो आप डॉट प्रोडक्ट। सो d में यहाँ लैम्डा है, यहाँ है 4, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप एक और लाइन लिख लेना इस वेक्टर को डॉट विथ दिस a वेक्टर को। सो आई एम राइटिंग डायरेक्टली, सो दैट इज हियर 4 लैम्डा, ठीक है। देन माइनस 16 इंटू 5 कितना होता है, 80 होता है, 80, सो 80 लैम्डा, एंड देन 13 के साथ ये प्लस हो जाएगा, सो प्लस 13 लैम्डा एंड दैट इक्वल्स टू 21। सो फ्रॉम हियर क्या वैल्यू आ गई है, 13 और 4 हो जाता है 17, और यहाँ पे हो जाएगा ये 60 है, दिस इज 63 माइनस साइन के साथ लैम्डा इज इक्वल टू 21। सो बेसिकली लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है, जैसे 21 3 जा 63 होता है, तो -1/3। तो लैम्डा की वैल्यू निकल के आ गई है -1/3। सो देयरफॉर आराम से हम लिख सकते हैं d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप चाहे तो -1/3 कांस्टेंट यहाँ पे ऐसे कॉमन ले लो और फिर लिख दो, या तो फिर आप पूरा अच्छे से इलेबोरेट करके लिखो, तो कैसे भी लिख सकते हो, दिस इज -1/3 I देन प्लस 16/3j, ठीक है, एंड देन प्लस 13/3k एंड दिस इज योर वेक्टर d। नाउ टेल मी, क्या ये टफ था, बिल्कुल नहीं, राइट। एक बार आप इसका कैच समझ गए, इसका कॉन्सेप्ट समझ गए, जस्ट सी, ये वाला तो मैंने आपको बस समझाने के लिए लिखा था, राइट, ये वाला तो बस समझाने के लिए लिखा था। आपका जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है वो बस इतना सा ही है, यू कैन सी, सो सिंपल, इजंट इट, था ना बहुत ही ईजी। तो चलो इसके साथ ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 21। ये क्या है, ये भी सेक्शन सी का है और यहाँ पे भी है अपने 4 मार्क्स। तो चलो देखिए इसमें क्या करना है। सो फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, जैसे ही ये टर्म आया बिटवीन द लाइन्स, आप समझ ही गए होगे कहाँ से है,
करेक्ट, ये है अपने 3D से। ओके, तो ये इस बात के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपके जो प्लेन वाला टॉपिक था वो सारा का सारा रिमूव हो चुका है, तो दैट मीन्स दिस टॉपिक इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। एकदम ध्यान से देखना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, एक बस फॉर्मूला है, उसके ऊपर ही सारा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्या है पहले क्वेश्चन देख ले। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन दिस एंड दिस। नाउ यू कैन सी कि जैसे ही दो लाइन लिखा गया है तो r इक्वल्स टू बेसिकली क्या है, ये a प्लस लैम्डा b, करेक्ट, एंड r इक्वल्स टू a1, दैट मीन्स ये अगर a1 है प्लस लैम्डा b1 है तो ये है a2 प्लस म्यू b2, वही है। दैट मीन्स दोनों ही यहाँ पे आप देख सकते हो a1 a2 एज वेल एज b1 b2 दोनों क्या है, डिफरेंट वेक्टर्स हैं, करेक्ट। दैट मीन्स ये क्या है, आपका पैरेलल लाइन तो बिल्कुल नहीं है ना। तो जब पैरेलल लाइन नहीं है तो इस केस में हमें क्या करना होता था, इफ़ यू रिमेंबर कि अगर अपने पास r की वैल्यू, एक वेक्टर जो होता था, एक लाइन जो होती थी वो इस तरह से गिवन होती थी कि दिस इज a1 प्लस लैम्डा b1, ठीक है, एंड दूसरा अगर लाइन होता था जो कि होता था अपना a2 प्लस कुछ भी ले सकते हैं म्यू b2, ठीक है। अगर ऐसे हमारे पास दो लाइन होते थे तो हम बोलते थे कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन दिस टू लाइन, ठीक है, दैट विल बी व्हाट, मैग्नीट्यूड हम लिखते थे क्या यहाँ पे b1 क्रॉस b2, दैट मीन्स b1 क्रॉस हम लिखते थे b2, फाइन। इसका लेते थे डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, a2 माइनस a1 के साथ, ओके, अपॉन हम क्या करते थे, इस b1 क्रॉस b2 जो निकाला था उसका ले लेते थे क्या हम, मैग्नीट्यूड, और इस पूरे का होता था ये मैग्नीट्यूड बिकॉज है ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट मीन्स पॉजिटिव लेना है। क्लियर, अंडरस्टूड। तो बस यही एक फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला पे आप बस इसको प्लेस कर दो, आंसर लिख दो। क्लियर है, अंडरस्टूड। तो चलो इसका हम सोल्यूशन अब लिखते हैं। दैट मीन्स इसकी जगह जहाँ जहाँ a1 है a2 है तो हम उसकी वैल्यू लिखेंगे और b1 b2 की, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। सो देयरफॉर हियर b1, तो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे जो है हियर a1 a2 b1 सबकी वैल्यू लिख लो। तो a1 क्या है, फिर a2 क्या है, देन b1 क्या है, एज वेल एज b2 क्या है, ठीक है। तो यहाँ सब की आप वैल्यू लिख लेना। ओके, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू राइट बाय योरसेल्फ। मैं यहाँ डायरेक्टली बस सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कहीं चाहिए क्या, b1 क्रॉस b2, तो मैं यहाँ डायरेक्टली कर रही हूँ b1 क्रॉस b2। तो b1 क्रॉस b2 का क्या मतलब है, दैट मीन्स ये जो सेकेंड वाला यहाँ पे लैम्डा के साथ जो मल्टीप्लाई किया हुआ वेक्टर होता है वही होता है b1, और यहाँ पे b2 यही है। सो बेसिकली दिस इज हमें लिखना होगा डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, तो आई जे के लिख दिया, एंड देन हियर इट इज व्हाट 1 2 -3, देन हियर इट इज व्हाट 2 4 एंड -5। निकाल लो वैल्यू इसकी। सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, ये जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, तो दिस इम्प्लाइज b1 क्रॉस b2 एंड दिस इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट आई है, एंड देन हियर इट इज -10, देन माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, माइनस j है, देन यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 माइनस माइनस प्लस 6, एंड देन यहाँ प्लस k के साथ क्या आ जा रहा है, 4 into 1 दैट इज 4 माइनस 2 into 2 दैट इज 4। तो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट 2i एंड देन माइनस ये क्या हो गया प्लस, दैट मीन्स माइनस j ओनली। सो b1 क्रॉस b2 की वैल्यू आ गई है अपने पास 2i माइनस j, फाइन, ये हमने निकाल लिया। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए। सो दिस इम्प्लाइज दैट मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, क्यों निकालना है मैग्नीट्यूड, बिकॉज यू कैन सी कि डिनोमिनेटर में क्या है वही है अपने पास, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 1 दैट इज बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ 5। क्लियर, ये सब काम हमने कर लिया। अगेन हमें क्या चाहिए, हमें इसके बाद चाहिए होगा a2 माइनस a1, तो a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर की वैल्यू कितनी है देख लो, डायरेक्टली मैं कर रही हूँ, दिस इज a2 एंड दिस इज a1, तो i है यहाँ पे 4i है, सो 1 - 4 दैट इज -3i, तो -3i हो गया, देन माइनस j है और वहाँ पे भी माइनस j दैट मीन्स 0, तो 2k दैट मीन्स 2k ओनली, सो प्लस 2k, फाइन। तो हमने a2 माइनस a1 की वैल्यू भी निकाल ली है। अब हमें क्या चाहिए, बस यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है और निकाल लेनी है वैल्यू, ठीक है, दैट मीन्स आंसर निकाल लेना है। तो चलो मैं दूसरे कलर से इसको सॉल्व कर लूँ। सो देयरफॉर अपना जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसे मैं SD लिख रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में। ओके, सो दैट विल बी व्हाट, बेसिकली यहाँ पे हमने b1 क्रॉस b2 क्या निकाला है, 2i माइनस j, तो दिस इज 2i माइनस j, फाइन, एंड देन डॉट प्रोडक्ट विथ व्हाट, -3i + 2k, -3i + 2k,
डन। अपॉन ये क्या हो गया अपना √5। फाइन, हो गया अपना काम खत्म बस। अब ये देखो डॉट प्रोडक्ट तो बहुत ही सिंपल हो गया, 2 × -3 ही सिर्फ होगा बिकॉज ये j है और ये k है तो 0 ही मिलेगा हमें। तो क्या मिला -6, सो दिस इज -6 अपॉन √5। तो क्या हो जाएगा, तभी हमने मैग्नीट्यूड लिखा है, -6 है दैट मीन्स ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी प्लस। तो हमारे पास आ गया है 6 अपॉन √5। चाहे तो ये आंसर लिख दो बट यू ऑल नो कि हमें क्या करना होता है, रैशनलाइज करना होता है आंसर को। तो ये क्या हो जाएगा, √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 √5 अपॉन 5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अगर यूनिट रहता तो लिख सकते हो, अदरवाइज ऐसे भी छोड़ सकते हो, या तो यूनिट लिखो या तो ऐसे छोड़ दो। क्लियर, अंडरस्टूड। तो चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 22 जो कि है सेक्शन सी का, और यहाँ पे भी अपने 4 मार्क्स। तो चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। Suppose a girl throws a die. Okay, ठीक है, fine. Now, if she gets 1 or 2, she tosses a coin 3 times and notes the number of tails. Fine. If she gets 3, 4, 5 or 6, she tosses a coin once and notes whether a head or tail is obtained. Now, if she obtained exactly 1 tail, what is the probability that she threw 3, 4, 5 or 6 with the die? दैट मीन्स अगर आपने एक बार पढ़ने पे समझ लिया तब तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है और कैसे बनेगा। बट अगर नहीं समझ में आया है कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या करना है, एक एक लाइन पढ़ के हम थोड़ा थोड़ा ड्रॉ करते जाते हैं, ठीक है, उसको एकदम पिक्चराइज करते हैं सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए और ऐसे क्वेश्चन को समझना ईजी हो जाए। क्या हो रहा है, सपोज अ गर्ल थ्रो अ डाई। जब डाई थ्रो करते हैं तो क्या होता है, 6 ऑप्शन आते हैं, या तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। अब उसके पास क्या है, इफ शी गेट्स 1 और 2, अगर तो उसका 1 और 2 आ रहा है, ठीक है, थ्रो किया, 6 ऑप्शन आ सकते थे, 6 में से अगर सोचो कि 1 और 2 आ रहा है, फिर क्या हो रहा है, शी टॉसेस अ कॉइन 3 टाइम्स। ओके, तो फिर वो टॉस करी है कॉइन को 3 टाइम्स। फाइन, तो अगर 3 टाइम्स टॉस किया जा रहा है कॉइन को तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो आएगा तीनों में हेड, राइट, या तो फिर हेड हेड टेल आ जाएगा, या तो फिर हेड टेल हेड आएगा, या तो फिर हेड टेल टेल भी आ सकता है, या तो फिर सोचो कि टेल हेड हेड भी आएगा, या तो फिर टेल यहाँ पे आ सकता है क्या, फिर हेड टेल, या तो टेल टेल हेड, या तो फिर टेल टेल टेल। करेक्ट, इतने ही 8 ही ऑप्शन आएंगे और तो कुछ नहीं पॉसिबिलिटीज है कि 3 टाइम जब हमने टॉस किया तो फिर यही सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। करेक्ट है ना, क्या बोला गया है, 3 टाइम्स एंड नोट्स द नंबर ऑफ टेल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टेल नोट किया जा रहा है। फाइन, ठीक है। Now if she gets 3, 4, 5 और 6, that means अगर तो उसका 3 या तो 4 या तो 5 या तो 6 आ रहा है तो फिर क्या करी है, she tosses a coin once only. Now she will toss the coin only once. That means either head होगा या तो फिर tail होगा। करेक्ट, यही मिल रहा है अपने पास ऑप्शन। ओके, एंड नोट्स वेदर अ हेड और टेल इज ऑब्टेन। डन। नाउ इफ शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल, अब बोला क्या गया है, उसका जो हमें मतलब अब हमें जो रिजल्ट दिखा है उसमें क्या पता चला है कि शी ऑब्टेन एग्जैक्टली 1 टेल। ओके, तो एग्जैक्टली 1 टेल का क्या मतलब हुआ, एग्जैक्टली 1 टेल दैट मीन्स आइदर ये वाला टेल या तो फिर सोच लो ये यहाँ से और यहाँ पे, या तो फिर ये वाला ऑप्शन या तो फिर ये वाला ऑप्शन। करेक्ट, और कोई ऑप्शन है, ध्यान से देख लो, हेड टेल, ठीक है, और अपने पास कौन सा ऑप्शन, नॉट दिस वन, ये तो टेल 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 है तो ये तो होगा नहीं, कौन सा ऑप्शन होगा, और एक है, अच्छा यहाँ पे है। करेक्ट, सो दिस ऑप्शन इज नॉट देयर। तो चलो पहले इसको मैं इरेज कर लूँ, ठीक है, ना तो कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए। फाइन, चलो, तो ये 3 ही ऑप्शन उसके पास है यहाँ से, और या तो फिर यहाँ से क्या हो सकता है, ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, एक टेल का। अब क्या बोला गया है, if she obtains exactly 1 tail, what is the probability that she threw 3, 4, 5 और 6? रिवर्स तरीके से हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। दैट मीन्स बेसिकली ये क्या है, बेस थ्योरम को इंडिकेट कर रहा है, इजंट इट। तो लेट अस अज्यूम कि ये जो था 1 और 2 निकालने का इवेंट, ये है आपका इवेंट ए, और ये सोच लो कि इवेंट है बी। लेट अस अज्यूम, इस पिक्चर में एक नाम दे देते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। तो अब और मान लो कि जो टेल है उसका जो मिला है एग्जैक्टली उसको 1 टेल, दैट इज नथिंग बट ई। ओके, सो लेट, पहले आप लिख लो जो भी ए है एंड बी है, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 1 और 2, ठीक है, एंड बी बी द इवेंट ऑफ गेटिंग 3 और 4
और 5 और 6। डन, ये इवेंट मैंने मान लिया A एंड B। अब उसके बाद क्या है, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन टेल, नाउ लेट अस अज्यूम टेल है तो चलो T से ही मान लेते हैं, T बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, वही बोला गया है, करेक्ट। तो चलो T को मैंने मान लिया इवेंट दैट इज एग्जैक्टली वन टेल। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन टेल, ओके, what is the probability that she threw 3, 4, 5 और 6? That means basically what we have to find, उसका one tail आया है बट क्या probability है कि वो कौन सा इवेंट चूज किया गया है, B। That means basically you have to find probability of B upon T। तो ये किसको इंडिकेट किया, बेस थ्योरम को, करेक्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको पता ही है, राइट। तो उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें, वो हमें निकाल लेनी होगी पहले, तब उसके बाद हमें वैल्यू जस्ट पुट कर देना है। तो आपको सबसे पहले समझ में आ ही गया होगा क्या क्या चाहिए हमें। सबसे पहले तो हमें ये चाहिए होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ T अपॉन B एंड देन T अपॉन A, करेक्ट। तो पहले वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलो यहीं पे निकाल लेते हैं। हियर प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ T अपॉन A निकालेंगे, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ T अपॉन B भी निकालेंगे, ठीक है। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A का मतलब क्या है, दैट मीन्स 1 और 2 आ रहा है, 1 और 2 इसका मतलब 2 अपॉन 6, सैम्पल स्पेस में 6 ही है, दैट मीन्स बेसिकली इट इज 1 अपॉन 3। डन, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, या तो 3, 4, 5, 6 आ रहा है, दैट मीन्स 4 है ऑप्शन, अपॉन 6 होगा, दैट इज इट इज नथिंग बट 2 अपॉन 3 आ गया, क्लियर। चलो ये भी निकाल लिया। अब T अपॉन A का मतलब क्या है, वन टेल चाहिए। T का मतलब क्या है, एग्जैक्टली वन टेल, ठीक है, इस पे ध्यान देना। एग्जैक्टली वन टेल कहाँ पे है, देखो आइदर ये ऑप्शन या तो फिर ये, या तो फिर ये ऑप्शन है, दैट मीन्स 3 ऑप्शन आउट ऑफ व्हाट 8, दैट मीन्स व्हाट इज दिस, नथिंग बट 3 अपॉन 8 और नॉट, क्लियर है, यस, ओके। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली वन टेल आउट ऑफ B, B ऑप्शन क्या है, इसमें देखो क्या ऑप्शन है, या तो हेड होगा या टेल होगा, दैट मीन्स एकदम हाफ प्रोबेबिलिटी है, सो दिस इज नथिंग बट सी वन टेल आउट ऑफ दिस 2, सो 1 अपॉन 2, क्लियर है, ओके। तो ये सारी चीज़ें हमने निकाल ली हैं। अब ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जब हमने निकाल ली हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है, बस इस फॉर्मूले को लिखना है और फिर वहाँ पे वैल्यू पुट कर देनी है। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन T विल बी व्हाट, this will be probability of B into probability of T upon B upon total probability, that is basically probability of B into probability of T upon B plus probability of A into probability of T upon A, करेक्ट। तो चलो रखते हैं वैल्यू। probability of B कितनी है यहाँ पे, 2 upon 3, ठीक है, लिख दिया। देन मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन B कितनी है, 1 अपॉन 2, ये भी लिख दिया। अपॉन यहाँ पे क्या है, सेम चीज़ें, इसको लिख दो एज इट इज, एंड देन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितनी है, 1 अपॉन 3, ये भी लिख दिया। मल्टीप्लाइड बाय T अपॉन A क्या है, 3 बाई 8, सो इसे भी लिख दो, क्लियर। अब लिख दो आप यहाँ पे सोल्यूशन, तो दिस इज कैंसल्ड आउट, दिस इज कैंसल्ड आउट, दिस इज कैंसल्ड आउट, तो बेसिकली हमारे पास क्या बचा, 1 अपॉन 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 8, तो कर लो इसको सॉल्व, क्या हो जाएगा, 8 3 24 है यहाँ पे और यहाँ पे 3 है, सो 1 अपॉन 3 इंटू 24 अपॉन 11, सो 3 इंटू 8 टाइम्स कट गया, सो दिस इज योर नथिंग बट 8 अपॉन 11 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, क्लियर है, ठीक है। मतलब जो था ना यहाँ पे फंडा, वो क्या था, क्वेश्चन को समझने में, एक बार क्वेश्चन आपने समझ लिया और फिर तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सोल्यूशन में कुछ रखा है नहीं, ठीक है। तो बस ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देना कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या था, यहाँ पे कैच कैसे समझ में आया, बेस थ्योरम है। इफ शी ऑब्टेन्ड एग्जैक्टली वन टेल, बेसिकली क्या पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली वन टेल, बट यहाँ पे ऑलरेडी वो रिजल्ट हमें पता चल चुका है, देन यू हैव टू गो इन रिवर्स, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज फ्रॉम दिस इवेंट B, क्लियर। तभी हमारा समझ में आया कि दिस इज फ्रॉम बेस थ्योरम, ओके। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 24 जो कि है सेक्शन D से, और यहाँ पे है अपने 6 मार्क, राइट। तो ये है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। यहाँ पे है लेट A इज x बिलोंग्स टू Z where x is from 0 to 12, show that R is the relation where it is defined like this, a comma b such that AB belongs to A and A minus B का जो magnitude है that is divisible by 4,
Fine. Is an equivalence relation. Okay, so this question is from relations and functions वाले चैप्टर से, है ना. तो इसे हमें प्रूव करना है कि जो गिवन रिलेशन है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन. इसका मतलब यस, हमें प्रूव करना होगा कि दिस पर्टिकुलर गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांजिटिव, तभी तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा. डन. चलो एक पार्ट कर लिया. उसके बाद फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू वन. ओके, एक से रिलेटेड सारे एलिमेंट निकालने हैं, दैट मीन्स वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है. ओके, नाउ ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास 2. तो इसके बारे में भी बोल दिया गया है, यू नो कि हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास. अगर थोड़ी भी कंफ्यूजन है तो रिवीजन रेस में एकदम अच्छे से डिटेल में मैंने एक्सप्लेन करा है, उसको आप देख सकते हो, रेफर कर सकते हो. ठीक है. तो चलो पहले इसको सॉल्व करें. तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का सल्यूशन किस तरीके से होगा. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो गिवन है सो लिख लो. सो गिवन इज a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 12. तो बेसिकली 0 से लेके 12 तक है सारी चीज़ें इसके अंदर. फाइन. एंड r जो गिवन है वो क्या है, a कॉमा b सच दैट a कॉमा b बिलोंग्स टू a and a minus b is divisible by 4. फाइन, ये गिवन है. तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर इक्विवेलेंस रिलेशन टू प्रूव हमें करना होगा कि क्या ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है. सो फॉर सबसे पहले रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं. लेट अस अज्यूम क्या करेंगे, a बिलोंग्स टू कैपिटल A. ओके, तो a बिलोंग्स टू जब कैपिटल A है, सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस a क्या है, नथिंग बट यू ऑल नो 0. एंड टेल मी, अगर 0 है तो क्या 0 इज डिविजिबल बाय 4 और नॉट. ऑफ कोर्स यस, वी कैन राइट इट एज 4 इंटू 0 और नॉट. यस वी कैन राइट, राइट. 0 तो किसी से भी डिविजिबल है ना, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, डिविजिबल है. सो दिस इम्प्लाइज दैट a माइनस a इज डिविजिबल बाय 4. करेक्ट. जैसे ही हमने ये प्रूव कर दिया कि a माइनस a डिविजिबल बाय 4 है और a बिलोंग कर रहा था कैपिटल A को, तो हम क्या लिख सकते हैं, यस दैट a कॉमा a बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R. राइट. देयरफॉर R इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. नॉट, यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. फाइन. तो हमने रिफ्लेक्सिविटी प्रूव कर दी. क्लियर है, समझ में आ गई है बात सबको ये. ठीक है. चलो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे. और नेक्स्ट स्टेप है क्या, अपना सिमेट्रिसिटी प्रूव करना है. तो चलो अब चलते हैं सिमेट्रिसिटी प्रूव करने के लिए. कलर चेंज कर लेती हूँ सो दैट कोई कंफ्यूजन ना रहे यहाँ. सो फॉर सिमेट्रिसिटी, तो सिमेट्रिसिटी के लिए हमें क्या करना होता है, हमें अज्यूम करना होगा a कॉमा b बिलोंग्स टू R सच दैट क्या है, देखो अगर a कॉमा b बिलोंग करता है R को, तो b कॉमा a शुड ऑल्सो बिलोंग टू R. यही है सिमेट्रिसिटी. राइट. तो हमने अज्यूम कर लिया कि a कॉमा b जो है ना बिलोंग टू R नहीं, इसको ले लो बिलोंग्स टू a. करेक्ट. और यहाँ पे मत लिखना भूलना कि a कॉमा a बिलोंग्स टू R फॉर ऑल a बिलोंग्स टू कैपिटल A. अगर मैंने a यहाँ पे लिया है a, तो b के लिए भी, c के लिए भी, d के लिए भी, कुछ भी ले लो, सबके लिए रिलेशन करेक्ट है ना. राइट. बिकॉज दोनों का डिफरेंस क्या होता है, 0, एंड 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 4. आर यू गेटिंग दिस. यस. अब यहाँ चलते हैं, a कॉमा b बिलोंग्स टू a हमने अज्यूम कर लिया है सच दैट यहाँ पे क्या है, a कॉमा b बिलोंग्स टू दिस रिलेशन R ऑल्सो. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूँ तो बेसिकली यहाँ पे इसका मतलब ये है कि a कॉमा b इस तरह से है. अब a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b इज व्हाट, नथिंग बट 4 इंटू एनीथिंग m, वेयर m इज एन इंटीजर. वी कैन टेक, तभी तो होगा ना कि ये डिविजिबल बाय 4 है. करेक्ट. 4 इंटू अगर कोई इंटीजर है तभी हम बोल सकते हैं ऐसा. स्वेयर लेकिन यू कैन राइट वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर. ठीक है. सो फ्रॉम हियर कैन बी राइट, अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो b माइनस a, इसको भी मैं लिख सकती हूँ ना, दिस इज 4 इंटू m. कोई चेंज नहीं किया मैंने. अब एज कि ये क्या है, यहाँ मॉडुलस साइन है, तो हम क्या इसका माइनस साइन हटा नहीं सकते, हटा सकते राइट, बिकॉज मैग्नीट्यूड है ये. दैट मीन्स वी कैन राइट b माइनस a ऑल्सो इज इक्वल टू 4 इंटू m. तो इससे क्या मतलब समझ में आया कि b माइनस a भी अगर आपका 4 से डिविजिबल है, तो इसको मतलब हो गया कि b कॉमा जो a है दैट इज ऑल्सो
existing inside the relation. That means B is also related to A. या तो बोल सकते हो B, A also belongs to relation R. So therefore हम लेके चले थे A, B belongs to R और पहुंच गए हैं B, A belongs to R पे. For all A, B belongs to this A set. So therefore क्या हो गया? This relation is symmetric. ओके ठीक है, दैट मीन्स रिलेशन आर जो है वो सिमेट्रिक भी प्रूव हो गया है. अब क्या बच रहा है? हमने यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रूव कर दिया है, सिमेट्रिक प्रूव कर दिया है. अब हम चलते हैं किसकी तरफ? ट्रांजिटिव की तरफ. ठीक है, अगर तीनों प्रूव कर दिया इसका मतलब रिलेशन क्या हो गया अपना? इक्विवेलेंस. तो चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, मैं इसको इरेज करके वापस लिख रही हूँ. सो नाउ फॉर ट्रांजिटिविटी, ठीक है, जब हम ट्रांजिटिविटी के लिए चेक करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? A, B बिलोंग्स टू R अगर है और B, C अगर बिलोंग्स टू R है तो A, C शुड ऑल्सो बी इन दैट R, राइट? यही है इसका फंडा. सो लेट कि अपना A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R है. ठीक है, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A के लिए. ओके ये हमने अज्यूम कर लिया है. फाइन. तो जब हमने ये अज्यूम किया तो इसका क्या मतलब हुआ कि मॉड ऑफ A माइनस B जो है इट इज़ नथिंग बट 4 इंटू M, करेक्ट. एंड अगर B, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R है, इसका मतलब मॉड ऑफ B माइनस C जो है ये भी 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब 4 इंटू N मान लेते हैं हम. वेयर यहाँ पे अज्यूम कर लो कि M, N जो है वो बिलोंग कर रहा है इंटीजर को, Z प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है इंटीजर, राइट? चलो, सो नाउ टेल मी, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? मॉड ऑफ A माइनस बी प्लस मॉड ऑफ B माइनस सी इक्वल्स टू 4 कॉमन ले लो तो M प्लस N, जहाँ पे M प्लस N भी क्या होगा? एक इंटीजर ही होगा. क्लियर? नाउ जस्ट चेक कि यहाँ पे मॉडुलस ऑफ A माइनस बी है, मॉडुलस ऑफ B माइनस सी है. अगर दोनों को कंबाइन करो तो व्हाट यू विल गेट? नथिंग बट A माइनस सी और नॉट? यस यू विल गेट. तो A माइनस सी का मतलब क्या आ गया कि 4 इंटू नथिंग बट M प्लस N दैट इज डिविजिबल बाय 4, करेक्ट. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि A माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4. दिस इम्प्लाइज A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन R फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू दिस अपना जो सेट A है उसमें से. क्लियर? सो देयरफॉर द रिलेशन R is what? ट्रांजिटिव. ओके तो हमने इसे ट्रांजिटिव भी प्रूव कर दिया. तो आप बताओ मुझे, अगर एक रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, एज वेल एज ट्रांजिटिव भी है, तो हम क्या बोलेंगे? यस, द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. सो देयरफॉर यू कैन राइट, देयरफॉर द रिलेशन R is an equivalence relation. ओके ये आपने इसे प्रूव कर दिया. ठीक है, तो एक क्वेश्चन का पार्ट खत्म यहाँ पे. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1. इसका मतलब क्या है? हमें एक ऐसा सेट ऑफ एलिमेंट लिखना होगा जो कि रिलेटेड टू 1 है. सो देयरफॉर द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स वी हैव टू राइट set of all elements related to 1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो वो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1 0 होता है एंड 0 इज डिविजिबल बाय 4, राइट? दैट मीन्स हमें ऐसा एक सेट रखना है जिसके अंदर जो भी एलिमेंट मैं रखूँ वो एक दूसरे से रिलेटेड है विद दिस पर्टिकुलर रिलेशन ओनली. आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स क्या होना चाहिए? दोनों के डिफरेंस का मॉडुलस इज डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए. दैट्स ऑल. तो 1 लिख सकते हैं. देन टेल मी 4 से डिविजिबल मतलब 4, तो जब हम हमारा डिफरेंस जो होगा वो 4 होगा. दैट मीन्स 1 और डिफरेंस किसका? 5 ले सकते हैं. तो 1 माइनस 5 करो उसका मॉडुलस या 5 माइनस 1 करो, यू विल गेट व्हाट? 4 ओनली एंड दैट इज डिविजिबल बाय 4. अगेन व्हाट वी कैन टेक? वी कैन टेक 9 ऑल्सो बिकॉज 9 माइनस 1 कितना होता है? 8 होता है. ये भी डिविजिबल बाय 4 है. क्लियर? अब उसके बाद हम क्या ले सकते हैं? उसके बाद हम ले सकते हैं 13. बट टेल मी, क्या 13 यहाँ पे ए में है? नहीं, ओनली टिल 12 वी हैव टू गो. सो हमें यहीं पे स्टॉप कर देना होगा एंड दिस इज योर आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. क्लियर? समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे क्या है? इसमें है आपका इक्विवेलेंस क्लास वाला क्वेश्चन. तो मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ भी है,
ठीक है, आप रेफर कर सकते हो वहाँ से. सो नाउ व्हाट यू हैव टू राइट, ऑल्सो राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2. दैट मीन्स बेसिकली वी हैव टू राइट द एलिमेंट्स विच इज़ रिलेटेड टू 2, बिकॉज ये है अपना इक्विवेलेंस रिलेशन. और 2 का अगर इक्विवेलेंस क्लास लिखना है दैट मीन्स हमें वो सारे एलिमेंट लिखने होंगे जो कि इस रिलेशन में रिलेटेड है. ठीक है, सो देयरफॉर नाउ यू कैन राइट नाउ इक्विवेलेंस क्लास 2 will be equal to what? It will be, देखो 2 है that means we cannot write 1. Why? अगर 1 लिखोगे तो 1 minus 2 क्या होता है, 1 जो कि डिविजिबल बाय 4 नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 2. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे जो कि इसका मॉडुलस का डिफरेंस जो है वो 4 हो. तो 2 + 4 कर लो, 6 होता है, तो दैट मीन्स आराम से हम 6 लिख सकते हैं. फिर हम क्या कर सकते हैं, 6 + 4 कर दो, 10 होता है. 2 - 10 भी आप क्या करोगे तो क्या होगा, 8. दैट इज डिविजिबल बाय 4 होता है. सो 2, 6, 12, इसके आगे क्या बढ़ सकते हैं, नहीं. वाई? बिकॉज यहाँ पे हमें सिर्फ 12 तक ही लेना है. तो दिस इज ओनली द एलिमेंट एंड दिस इज ओनली योर क्लास ऑफ 2. क्लियर, अंडरस्टूड. तो ये सारे तीनों पार्ट के आपके सोल्यूशन आपके सामने हैं. डन. तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. और ये रहा अपना सेम क्वेश्चन, सेक्शन डी का है. यहाँ पे भी 6 मार्क्स हैं, बट क्वेश्चन देखो और है. दैट मीन्स अभी जो आपने क्वेश्चन किया था जिसमें इक्विवेलेंस रिलेशन और इक्विवेलेंस क्लास के ऊपर क्वेश्चन था, रिलेशंस एंड कहाँ से आया था, रिलेशंस एंड फंक्शंस वाले चैप्टर से था. अब उसी में ऑप्शन में क्या है, दूसरा क्वेश्चन है, वो कहाँ से है, शो दैट द फंक्शन f such that R to R defined by fx equals to this for all x belongs to R is neither 1 1 nor on 2. ये भी अपने उसी चैप्टर से है. दैट मीन्स ऑप्शन में आपने देख लिया ना कि चॉइसेस किस तरह से गिवन होते हैं, बट यहाँ पे एक और चीज़ देखो, इसमें एक और पार्ट था. Also, if g is R to R is defined as gx equals to 2x minus 1 and find f of g. बट इस बारी आपके सिलेबस में ये f of g दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन वाला क्वेश्चन नहीं आने वाला है. ओके, ये आपके सिलेबस में से एलिमिनेट कर दिया गया है. डन. तो हमें क्या करना है, सिर्फ पहले पार्ट को ही सॉल्व करना है. क्लियर. तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. दैट मीन्स हमें क्या प्रूफ करना है, जो गिवन फंक्शन है वो नाइदर 1 1 है नॉर ऑन टू है फॉर दिस डोमेन एंड को डोमेन. क्लियर. तो चलो हम करते हैं सॉल्व इसे. सो व्हाट इज गिवन, पहले लिख लो. गिवन दैट f इज फ्रॉम R to R, दैट मीन्स डोमेन R है, को डोमेन भी ऑल रियल नंबर है. फाइन. एंड fx जो है वो डिफाइंड किस तरह से है, x/x² + 1. डन. ठीक है, तो चलो ये हमने डिफाइन कर लिया. अब हमें सबसे पहले 1 1 दिखाना होगा. सो फॉर 1 1 यू ऑल नो हमें क्या करना होता है, हमें अज्यूम कर लेना होता है कि x1 x2 पे कोई वैल्यू फंक्शन की जो है वो इक्वल है. तो अगर f of x1 इज इक्वल टू f of x2 है तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, उसके प्री इमेज भी सेम होने चाहिए. दैट मीन्स x1 शुड ऑल्सो बी इक्वल टू x2. करेक्ट. अगर ऐसा होता है तो 1 1 है, अगर नहीं होता है तो क्या होता है, वो 1 1 नहीं है. क्लियर. तो चलो लेट अस अज्यूम x1, x2 बिलोंग्स टू कहाँ पे, डोमेन में. डोमेन क्या है यहाँ पे, R. अगर A रहता तो हमें A लेना होता. क्लियर. ये ले लिया. सच दैट, कैसा, सो दैट कि अपना f of x1 जो है f of x2 के बराबर है. अब यहाँ से हमें दिखाना होगा कि x1 इज इक्वल टू x2 है या नहीं. क्लियर. सो दिस इम्प्लाइज व्हाट, f of x1 का मतलब यहाँ रख दो वैल्यू x1/x1² + 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू x2/x2² + 1. इसको सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके. x1 x2² + x1 इक्वल्स टू करेक्ट यही होगा. अब एक साइड ले आते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिला, अगर इस पूरे टर्म को मैं इधर लेके आऊँगी तो x1 x2 आराम से कॉमन लिया जा सकता है. देन व्हाट यू विल गेट x2 - x1. और इसे अगर इस साइड लेके जाऊँ तो यहाँ पे भी मिला x2 - x1. नाउ यू कैन सी कि ये वाला टर्म हो गया कैंसिल. सो फ्रॉम हियर व्हाट वी हैव गॉट, x1 इज इक्वल टू 1/x2 एंड दिस इम्प्लाइज ऑफ कोर्स दिस इज नॉट इक्वल टू x2, इजंट इट. देखो अगर x1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ 1/x2 दैट मीन्स ऑफ कोर्स x1 इज नॉट इक्वल टू x2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. फॉर ऑल ये मत लिखना भूलना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर. करेक्ट. राइट. आप बोलोगे अगर 1 है तब तो ये इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, बट सिर्फ 1 के लिए नहीं हमें चेक करना है, फॉर ऑल रियल नंबर के लिए चेक करना है. क्लियर. तो अगर फॉर ऑल रियल नंबर के लिए हमें चेक करना है तो हमें आराम से दिख रहा है ना कि ये सही नहीं है. तो इसका मतलब क्या समझ में आया, दिस इम्प्लाइज हम लेके बढ़े थे f of x1 इक्वल्स टू f of x2 बट हमारे पास x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2 आया है. सो देयरफॉर द फंक्शन f of x इज नॉट 1 1. क्लियर. चलो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया, प्रूव कर दिया. अब चलते हैं ऑन टू के ऊपर. सो नाउ फॉर ऑन टू.
ऑन टू का मतलब पता है ना क्या होता है? यस, सिंपल तरीके से अगर कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज होता है, दैट मीन्स सारे पॉइंट पे अपना अगर प्री इमेज मौजूद है तो हम उसे बोलते हैं अपना फंक्शन जो है वो ऑन टू होगा। क्लियर? दैट मीन्स बेसिकली कोडोमेन शुड बी इक्वल्स टू अपना रेंज। क्लियर? तो इसमें हम क्या करते हैं, लेट अस अज्यूम जो फंक्शन है उसे हम y अज्यूम कर लेते हैं। तो व्हाट इज दिस, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ से आप क्या करोगे, x में हम x को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो एक्स स्क्वायर वाई इंटू एक्स स्क्वायर है प्लस वाई है, माइनस हम इसे भी ले आते हैं, x इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट, वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, यही आ रहा है। सो यहाँ से अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो। तो दिस विल बी व्हाट, आप जस्ट उस फॉर्म में लिख लो जब उसका सोल्यूशन निकालते थे। तो माइनस बी दैट इज प्लस 1 ओनली, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 1, माइनस 4ac तो 4y स्क्वायर अपॉन c 2a, सो दिस इज 2 इंटू वाई। करेक्ट? यही होगा 4ac अपॉन 2a, करेक्ट? यही होता है। तो ये हमने सोल्यूशन निकाल लिया। यहाँ पे क्या था, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, हम लिख सकते हैं रियल नंबर। करेक्ट? ओके। अब देखो x इक्वल्स टू ये वाला टर्म हमारे पास आ चुका है। नाउ जस्ट सी, इसे हम बोल सकते हैं कि दिस इज डिफाइंड ओनली व्हेन दिस y शुड बी नॉट इक्वल टू 0 एज वेल एज 1 माइनस 4y स्क्वायर शुड नॉट बी लेस देन 0। इट दो कंडीशंस आ गए हैं। तो टेल मी कि अगर मैं ले लूँ कि y इज इक्वल टू 0, सो इज इट डिफाइंड? नो, दैट मीन्स y इक्वल्स टू 0 पे जो कि रियल नंबर है, क्या अपने पास कोई प्री इमेज है? नहीं। Isn't it? तो अगर एक भी पॉइंट मिल गया तो आप आराम से बोल सकते हो दैट फंक्शन इज नॉट ऑन टू। और भी देख लो, अगर हमने यहाँ पे 1 माइनस 4y स्क्वायर के लिए कोई भी ऐसी वैल्यू ले ली जबकि ये लेस देन 0 आ रहा है, तो क्या फंक्शन डिफाइंड है? नहीं। दैट मीन्स उन सारे वैल्यूज़ के लिए x की रियल नंबर वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद नहीं है। सो हमारे पास क्या आ गया, कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज। तो हम क्या लिखेंगे, सो where y should not be equals to 0 and 1 minus 4y square should not be less than 0. That is for all y equals to 0 and 1 minus 4y square less than 0. यहाँ पे x does not belong to relation this particular real number, right? So therefore what we can say that for all y belongs to real number, there does not exist, just see, there does not exist x belongs to real number. क्यों? समझ में आ गई है बात? नहीं, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं। दैट मीन्स जब भी y की वैल्यू 0 है तो अपने पास x रियल नंबर नहीं है। जब भी y की वैल्यू कुछ ऐसी है जबकि 1 माइनस 4y स्क्वायर जो है वो लेस देन 0 है, तब भी अपने पास x की रियल वैल्यू नहीं है। Are you getting this? That means for all value of y which belongs to r, जो कि अपना यहाँ पे कोडोमेन, नॉट यहाँ पे दिस वन, जहाँ पे कोडोमेन क्या है अपना r गिवन है, तो y बिलोंग करना चाहिए r को। तो r में जो y बिलोंग कर रहा है सारे वैल्यूज़ के लिए, तो उसके लिए there does not exist x belongs to r। तो सारे रियल नंबर के लिए हमारे पास रियल नंबर नहीं आ रहा है। So therefore what we can say, कोडोमेन is not equal to range, or we can say that the function f of x is not on 2. Clear? तो आराम से आप बोल सकते हो, hence what we can say, hence the function f of x is neither 1 1 nor on 2. करेक्ट? यही हमें प्रूफ करना था और हमने इसे प्रूफ कर लिया। क्लियर? सेकंड पार्ट तो आपको करना नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको कि क्या करते हैं हम, कैसे करते हैं? तो इसके बाद में और भी डिटेल में आपको समझना है ईच एंड एवरीथिंग। तो आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी का सोल्यूशन करते टाइम भी मैंने बहुत अच्छे से समझाया है सारा कुछ। अगर रिवीजन रेस भी देखना है तो वहाँ पे भी देख सकते हो। क्लियर है? चलो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 25, ये भी है सेक्शन डी से और यहाँ पे भी अपने 6 मार्क्स। तो देख के समझ सकते हो कहाँ से है। यस, इट इज़ मैट्रिसेस फ्रॉम एंड डिटर्मिनेंट्स वाले चैप्टर से। तो चलो इसको भी सॉल्व करें। आपको पता है कि वहाँ से 6 मार्क के क्वेश्चन तो आते ही हैं। तो है क्या, इफ़ ए इज़ गिवन, ओके, एक मैट्रिक्स है 3x3 का, फाइंड ए इनवर्स। फाइंड दैट में सबसे पहले क्या करना है, हमें ए इनवर्स निकाल लेना है। नाउ
यूज इट, ओके, यूज करना है इसे ही, दैट मीन समझ ही सकते हो कैसे, टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन अपना गिवन है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालना है, फिर सिस्टम ऑफ इक्वेशन को लिखना होगा मैट्रिक्स फॉर्म में, और वहाँ हमें समझ में आएगा कि दिस इज नथिंग बट ए एक्स इक्वल्स टू बी के फॉर्म में है, तो एक्स की वैल्यू में निकालनी है। कैसे निकलता है, ए इनवर्स इंटू बी, तभी हमें इसे यूज करना है। क्लियर है, ठीक है, यही करते थे ऐसे क्वेश्चंस में, राइट। तो चलो इसको पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले ए इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता था, करेक्ट, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना होता था। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आ गया तो इसके आगे हम सॉल्व भी नहीं करेंगे, बोल देंगे कि ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इसलिए इसका ए इनवर्स हम निकाल नहीं सकते, तो सोल्यूशन भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर, आपके 6 मार्क्स मिल जाएंगे, बट जनरली ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो सबसे पहले लेकिन फिर भी हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। सो व्हाट इज गिवन हियर, जो ए गिवन है वो आप लिख लो एज इट इज, ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। क्या है ये देखो, किसी तरफ से भी आप एक्सपैंड कर सकते हो, तो चलो मैं फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपैंड कर रही हूँ, तो क्या आ जाएगा 2, देन हियर इट इज -4, देन माइनस माइनस +4, फाइन। नाउ माइनस माइनस +3 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा -6 एंड देन माइनस माइनस +4, ओके। नाउ +5 यहाँ पे क्या बचा, 3 - 2, करेक्ट। सो व्हाट वी हैव गॉट, ये तो 0 हो गया, ये हो गया आपका -2, तो -6 एंड देन यहाँ पे 1 +5। सो बेसिकली व्हाट वी हैव गॉट -1 एंड ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर व्हाट वी कैन से ए इनवर्स एग्जिस्ट, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट किया तभी हम आगे बढ़ेंगे। सो नाउ व्हाट यू नीड टू फाइंड ए इनवर्स, एंड इसकी वैल्यू होती क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, करेक्ट। तो अब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। सो हियर व्हाट विल बी एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना तो सबको आता ही होगा, करेक्ट। हम क्या करते थे, कोफैक्टर मैट्रिक्स निकालते थे और उसका ले लेते थे ट्रांसपोज। तो चलो निकालते हैं। तो पहला वाला लाइन ये क्या हो जाएगा, प्लस साइन के साथ -4 एंड देन +4, डन। देन माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, -6 एंड देन माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे क्या है 4, ठीक है। एंड देन प्लस साइन के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 - 2, ओके, डन। इसका लेना है ट्रांसपोज, तो वो लेना मत भूलना, पहले ही आप लिख दो सो दैट कोई कंफ्यूजन ही ना रह जाए, क्लियर। नहीं तो ये क्या होता है, जनरली आप छोड़ देते हो, उसको मिस कर जाते हो और फिर ऐसे सॉल्व कर दिया जल्दी जल्दी में और पूरा गलत हो जाता है। 6 मार्क्स सोच के तो आतों की पूरा आएगा, बट आता नहीं है ड्यू टू दिस पर्टिकुलर लाइन, एक छोटू सा जो है ना ये लाइन, ये पूरा तिकड़म मचा देता है, ठीक है। तो चलो इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ माइनस साइन के साथ यहाँ क्या कोफैक्टर होगा, ये हो जाएगा +6, ओके, देन माइनस हो गया 5, करेक्ट, ओके। चलो अब यहाँ प्लस किया हमने, तो ये क्या हो जाएगा, -4 - 5, ठीक है। नाउ यहाँ पे माइनस साइन के साथ ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस माइनस +3, तो 2 + 3 कर लिया, डन। अब यहाँ प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, ये देखो ये क्या करेंगे, माइनस माइनस +12 हो गया है, देन -10, डन। नाउ माइनस साइन के साथ यहाँ पे क्या होगा, -8 एंड देन -15, -8 - 15, डन। एंड देन प्लस साइन के साथ यहाँ क्या आएगा, 4 माइनस माइनस +9, तो 4 प्लस है 9, डन, क्लियर। अब बस हमें क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए लिख देना है प्रॉपरली। सो दिस इम्प्लाइज एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो क्या वैल्यू आ गई है, इसका ट्रांसपोज लेते हुए लिख दो। सो व्हाट वी हैव गॉट, 0 है, यहाँ पे है -2, तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, वो आ जाएगा आपके कॉलम में, तो 0 देन 2, आर यू गेटिंग दिस, ये रो में था उसे अब कॉलम में लिखना है। नाउ हियर इट इज़ व्हाट 1, तो ये 1 ही रहेगा। नाउ हियर इट इज़ 6 - 5 होता है 1, -1 है, तो ये सेकेंड कॉलम में आएगा, -9, नेक्स्ट इज -5, नाउ 2, फाइन, एंड देन यहाँ पे है, ये है 23, तो +23 एंड देन 9 + 4 कितना होता है 13, तो दिस इज +13, करेक्ट। दिस इज योर एडजॉइंट ऑफ ए। सो देयरफॉर ए इनवर्स जो है वो क्या है, -1, जस्ट सी 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दैट इज नथिंग बट -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट मीन्स बेसिकली एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, दिस इज योर, माइनस के साथ जस्ट मल्टीप्लाई होगा, तो 1 - 2 -2 9 -23, डन। हियर इट इज -1 5 एंड -13, करेक्ट, डन। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया, पहले क्वेश्चन का जो आंसर था वो आपने कर लिया है,
ओके, ए इनवर्स निकालना था, डन। अब आपको इसी को यूज करना है टू सॉल्व द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसे हम लिख देंगे किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। सो नाउ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म अगर मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में पहले लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जा रहा है, अगर मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँ दैट मीन्स पहले ए ही आएगा, आप देख भी सकते हो, दिस इज 2 - 3 5, देन द सेकेंड रो में 3 2 - 4, ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट 1 1 - 2, 1 1 - 2, यस, एंड देन मल्टीप्लाइड बाई क्या होगा, जो भी आपके अननोन है यहाँ पे x y z, एंड दैट इज इक्वल टू नथिंग बट जो अपने पास रिजल्ट है दैट इज 11 - 5 - 3, तो दिस इज +11 - 5 - 3, करेक्ट, ओके, यही है ना। तो कांस्टेंट यहाँ पे मैट्रिक्स हमने लिख दिया। अब देखो ये है जनरली 3 × 3, ये है क्या अपना 3 × 1, रिजल्ट भी होना चाहिए था क्या 3 × 1, वही है। सो दिस इम्प्लाइज नथिंग बट ax इक्वल्स टू b, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी, a इनवर्स इंटू b, यही होगा, है ना, और वही हमें निकालना है। अब हम ए इनवर्स को आराम से यूज कर सकते हैं, करेक्ट। सो देयरफॉर x विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू बी, ए इनवर्स की जगह पे जो भी वैल्यू है लिख लो, 0 1 - 2 -2 9 -23, then -1 5 -13, done. It is multiplied by b 11 - 5 - 3। अब बस इसको मल्टीप्लाई करना है, लिख देना है आपको आंसर। तो क्या आएगा, 3 × 1 है, ये भी है आपका, ये इट इज़ 3 × 3 एंड दिस इज 3 × 1, तो ऑफकोर्स 3 × 1 ही मिलेगा। सो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम होता है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हुए हम ऐड करते हैं, तो 0 × 11 0, प्लस के साथ माइनस आ जा रहा है यहाँ साइन, तो -5 एंड देन माइनस प्लस, यहाँ पे है 6, करेक्ट, डन। उसके बाद क्या है -22, ओके फाइन, नाउ प्लस नॉट प्लस माइनस ही होगा यहाँ पे, तो दिस इज -45, तो -45 लिखा, एंड देन माइनस हो गया +69, करेक्ट, एंड देन क्या है यहाँ -11, नाउ -25, ठीक है, एंड देन माइनस प्लस 39, ओके। सो व्हाट वी हैव गॉट, जस्ट सी, 6 - 5 1 होता है, देन यहाँ पे 2 and 5 6, यहाँ पे 7 है, तो -67 + 69, तो 2 आ गया ना, 11 and 25 है, तो ये कितना हो गया 36, तो -36 39 है, तो 3। सो व्हाट वी हैव गॉट, देयरफॉर आराम से हम बोल सकते हैं x इज 1, y इज हियर 2 एंड z इज हियर 3, एंड जस्ट सी हमने सिस्टम ऑफ जो इक्वेशंस गिवन था उसे हमने कर लिया सॉल्व बाय यूजिंग ए इनवर्स। क्लियर है, पता ही है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही है प्रॉपरली, यहाँ पे आपके आधे मार्क्स भी नहीं कटेंगे अगर ऐसे ही सॉल्व करोगे प्रॉपर लिखते हुए, तो क्लियर, डन। तो चलो अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 26, ये भी है सेक्शन डी से, और यहाँ पे भी है अपने 6 मार्क्स। तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन है कहाँ से, देखो, यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, इनक्लोज्ड बाय द लाइन एक्स एक्सिस, the line y equals to x and the circle x square plus y square equals to 32, करेक्ट, दैट मीन्स एरिया इनक्लोज्ड है, दैट मीन्स उसका हमें निकालना है एरिया यूजिंग इंटीग्रेशन। तो क्या हुआ, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, करेक्ट, यहाँ से तो आते ही हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो इस बार आपका 6 का नहीं 5 मार्क्स का आ सकता है ना, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो मैंने ये सब तो डिटेल में आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो ये देखो क्वेश्चन को मैंने क्यों लिया है ना, यहाँ मेनली अगर आप देखोगे तो बहुत सारा जो एलिमिनेट किया गया है पोर्शन, उसमें से ये भी है कि एरिया अंडर द लाइन एंड कर्व नहीं आएगा आपके सिलेबस में से इस बार, बट लाइन एंड कर्व मैंने यहाँ क्यों लिया, ये बोल सकते हो ना कि लाइन एंड कर्व ही है, बट मैंने इसलिए लिया है बिकॉज ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल है, और मैंने ये भी मेंशन किया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, ये सारी चीज़ें ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। एकदम देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर के फॉर्म में ही है, तो ये आप आराम से ले सकते हो, और वाई इक्वल्स टू एक्स तो बहुत सिंपल सा लाइन है, कोई भी ड्रॉ कर सकता है, राइट। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया है। देखो इसका सोल्यूशन भी देखोगी तो आप बहुत ईजी लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं, है ना, यही है अपना पहला मेथड। तो एक्स एंड वाई एक्सिस ड्रॉ किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है इसलिए मैंने इसे हाईलाइट किया है ज़्यादा। अब लेट अस अज्यूम कि ये पॉइंट अपना ओ है, दैट इज नथिंग बट ऑरिजिन 0 0, करेक्ट। अब उसके बाद क्या है, y इक्वल्स टू एक्स लाइन लेना है, तो चलो y इक्वल्स टू एक्स वाला लाइन ले लिया, यही है y इक्वल्स टू एक्स, करेक्ट। अब उसके बाद देखो इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस डन, देन y इक्वल्स टू एक्स डन, एंड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 32, दैट मीन्स r की जगह क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 32, यही होगा ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 32 क्या होता है, नथिंग बट 4 × √2, यही होगा बिकॉज 16 × 2 होता है ये।
तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ तो लेट अस अज्यूम ये कुछ इस तरीके का है, ठीक है, एग्जैक्ट सर्कल तो नहीं है बट यू हैव टू अज्यूम। तो मेनली हमें डील करना है इस पॉइंट से, तो ये क्या है 4√2, 0 डन, यही है। तो नाउ टेल मी कि ये वाला पॉइंट क्या है, जल्दी से बताओ मुझे चेक करके कि ये पॉइंट क्या होगा। यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट पे एक सर्कल को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ y = x भी करेगा सेटिस्फाई। तो आराम से देख लो 2x² ले लोगे = 32, तो x² की वैल्यू आ गई 16, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 4, है ना। +-4 दोनों आएगा, इस साइड भी होता, बट हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमें डील करना है फर्स्ट क्वाड्रेंट से। तो वी कैन से कि दिस पॉइंट इज नथिंग बट 4,4, डन, यही है। अब हमें एरिया चाहिए इनक्लोज्ड by this x axis, y = x and this circle, that means basically कौन सा एरिया है। अब ध्यान से देखो तो this whole area है कि नहीं, टेल मी, यही वाला एरिया है, that means this and this, इसके बीच का एरिया, करेक्ट, यही है। अब इस एरिया को निकालने के लिए टेल मी कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप देखो, अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकती हूँ इस लाइन पे, और ये लाइन, ये सोच लो कि पॉइंट जो है अपना वो नथिंग बट ए है, डन। और ये तो ओ था ही, ओ ए, ये ले लिया हमने बी और ये ले लिया सी, वी कैन डू, नो प्रॉब्लम एट ऑल, मैंने नेमिंग कर दी है। तो अब मेनली हमें क्या चाहिए होगा, देयरफॉर द एरिया इनक्लोज्ड जो है, एरिया इनक्लोज्ड will be what, this will be this area of triangle OAC होगा प्लस एरिया ऑफ दिस ACB, या तो ABC बोल सकते हो आप, ABC, करेक्ट, यही लेना है हमें, है ना, ये एरिया है। अब इस एरिया को हम लेंगे कैसे, तो सबसे पहले देखो इस पॉइंट का मतलब हमें पता है कि कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट पता। अब ये जो परपेंडिकुलर है ये क्या होगा, नथिंग बट 4,0 ओनली, है ना। तो ए पॉइंट भी पता चल गया। अब ये जो ट्राइंगल ए यहाँ पे OAC है, इसे जो हमें निकालना होगा, कैसे निकालना होगा, इंटीग्रेशन यूज करते हुए इस लाइन का हम इंटीग्रेशन लेंगे, कहाँ, एंड यहाँ से कहाँ तक हम लेंगे, 0 से A तक लेंगे, करेक्ट। तो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक गया, 0 से 4 तक। आर यू गेटिंग दिस, यस। नाउ अब अगर मैं यहाँ से बात करूँ AC एंड B का, दैट मीन्स ABC का अगर एरिया लेना है हमें, तो हमें क्या करना होगा, पॉइंट होगा 4 से लेके 4√2 तक, किसको हमें कवर करना होगा, ये वाले लाइन को, दैट मीन्स ये जो अपना सर्कल बना रहा है, दिस वन ओनली, करेक्ट, ये वाले कर्व को। और सर्कल है क्या, अपना y के फॉर्म में अगर हम ले तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं x² + y² = 32 है, तो y की वैल्यू हम आराम से x के फॉर्म में निकाल ही सकते हैं, करेक्ट। तो बस उसको लेना है, इंटीग्रेट करना और हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है या नहीं, दैट मीन्स हमें यहाँ पे 4 से लेके 4√2 तक इसे इंटीग्रेट करना है, क्लियर। तो चलो यहाँ पे निकाल लेते हैं। दैट मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, हियर जो हमारे पास गिवन है सर्कल x² + y² इज गिवन एज 32। तो अगर मुझे y चाहिए इन टर्म्स ऑफ x, तो क्या करेंगे, y² = हम लिख सकते हैं ना कि ये हो जाएगा 32 - x², दैट मीन्स y इज नथिंग बट √32 - x², करेक्ट। सो देयरफॉर द एरिया इनक्लोज्ड A विल बी व्हाट, ये इसको सपोज मैंने मान लिया है एरिया इनक्लोज्ड इज A ओनली, तो A क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से 4, ओके, कौन सा, x, y = x वाला लाइन, दैट इज x dx, डन। प्लस अब हम क्या करेंगे, 4 से ले रहे हैं कहाँ तक, 4√2 तक, कौन सा एरिया, y, दैट मीन्स ये सर्कल जो कि हमने अभी अभी निकाला है, दिस वन। सो √32 - x² dx। क्लियर, एकदम सही समझ में आ रहा है। तो आप देखो इसे बस हमें इंटीग्रेट करना है, ये तो बहुत ही सिंपल है, आराम से कोई भी कर सकता है। x² / 2 होगा, 0 से हम 4 लिमिट लगाएंगे, राइट। अब प्लस ये क्या है, √A² - x² वाला फॉर्म, वो क्या होता है, फॉर्मूला पता ही है ना, √A² - x² का हम क्या लिखते हैं, x/2 इंटू द सेम थिंग √A² - x², प्लस उसके बाद क्या करते थे, x/2, हम यहाँ पे A² / 2 इंटू साइन इनवर्स x/a करते थे। कोई भी कंफ्यूजन लग रही है तो मैं यहाँ साइड में लिख देती हूँ, सो दैट आपको एकदम ध्यान में आ जाइए। चलो ठीक है, तो ये कलर यूज़ कर ले। तो हमारे पास क्या है, √ हम जब लेते थे A² - x², तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, ये हो जाता था x/2 इंटू √A² - x² प्लस A² / 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ x/a, करेक्ट, प्लस c भी लेते थे। तो ये वाला मेथड ही हमें यूज़ करना है, दैट मीन्स ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना, ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस तरह के 9 फॉर्मूले आते हैं, वो सारा आपको याद करना है, दैट इज A² - x², √,
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब जो है, देन अगेन 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला, स्क्वायर रूट वाला, तो ये 9 पूरा एक सेट आता है। ये एकदम याद कर लोगे ना, तो मेनली जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें बस ये डायरेक्टली यूज़ करो और सॉल्व कर दो, और अगर नहीं आता रहेगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर? तो चलो अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेम फॉर्मूला हम रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, x/2 दैट इज x/2 ओनली इनटू द सेम थिंग, करेक्ट, ओके डन। नाउ प्लस a²/2 दैट इज नथिंग बट 32/2 इंटू साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स हम करेंगे x बाय a क्या है यहाँ पे 4√2, करेक्ट, वही है ना। अब इस पे लिमिट लगा दो, दैट इज नथिंग बट 4 एंड देन 4√2। क्लियर है, नो कन्फ्यूजन। अब इसे सॉल्व करना है, तो देखो यहाँ पे 4 रखोगे तो 16/2 दैट इज 8 ओनली, माइनस 0 ही हो जाएगा, तो ये हमने यहाँ सॉल्व कर लिया। प्लस अब देखो यहाँ पे, तो इसमें जब हम लिमिट रखेंगे 4√2, तो ये क्या हो जाएगा 4√2, और यहाँ पे देखो जैसे ही 4√2 रखा तो एक्स स्क्वायर मतलब 32 ओनली, तो 32 माइनस 32 0 हो गया, तो इसे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0। अब ये क्या है, इससे कट जा रहा है तो 16 टाइम में, तो प्लस 16, और ये क्या है 4√2 अगर रखोगे तो साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 होता है क्या है π/2, तो हम आराम से क्या कर सकते हैं 16 इंटू π/2 लिख सकते हैं, माइनस अब जब आप 4 रखोगे तो 4/2 कितना होता है 2 ओनली, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर दैट इज 16, तो 32 माइनस 16 हो जाएगा आपका 16 ओनली, एंड देन स्क्वायर रूट लेंगे तो 4, डन। एंड देन माइनस साइन इसमें रखोगे तो क्या आ जाएगा 16 तो था ही, एंड देन इंटू 4 रखेंगे तो 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है π/4, तो आराम से आप लिख सकते हो π/4। क्लियर है? चलो अब आगे देखें, 8 और यहाँ पे क्या आ गया, ये भी कट गया, कैंसिल हो गया 8, तो 8π माइनस ये 8 हो गया, और ये भी 4 टाइम कैंसिल हो गया, तो माइनस 4π। सो बेसिकली 8 माइनस 8 कट गया, और यहाँ पे क्या बचा 8π माइनस 4π इज 4π, और ये एरिया निकाल रहे थे, सो दैट स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, एंड दिस इज ओनली योर आंसर। देयरफॉर द एरिया इनक्लोज्ड इज व्हाट, दिस 4π ओनली। क्लियर, अंडरस्टूड। तो दिस इज द सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो आपने देखा ना कि बहुत ही सिंपल था, कुछ करना नहीं था, बस ये फॉर्मूला लगाना है और आपका काम हो जाएगा। क्लियर, डन। तो चलो इसके आगे के क्वेश्चन को देखते हैं, और ये रहा अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 27 सेक्शन डी का ही है, और इसमें भी है अपने 6 मार्क्स। तो इसके साथ ही अपना ये वाला पेपर हो जाएगा पूरा फिनिश। जो भी आपके सिलेबस में नहीं है उन सारे क्वेश्चंस को नहीं इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ हर एक सेट में इसके सेम ही क्वेश्चन थे, बस उल्टे पुल्टे नंबरिंग दिए गए थे, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कोई भी सेट का यहाँ पे सॉल्व नहीं करना है, बिकॉज वो ऑलरेडी सॉल्व है। क्लियर, तो समझ रहे हो आप बात थी, सारी क्वेश्चन यहाँ पे जितनी भी थी जो आपको अनसॉल्व है या आपके सिलेबस में है, वो सारा कुछ यहाँ पे सॉल्व कर दिया गया है। तो यही है आखिरी क्वेश्चन, तो चलो इसको भी सॉल्व कर ले। तो आप देख ही सकते हो कि सिंपल सा है, ये आपको इवेलुएट करना है, डेफिनेट इंटीग्रल है, करेक्ट। तो इस तरह का फॉर्म जैसे ही देखते होगे तो समझ में आ जाता होगा कि सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि जो भी न्यूमरेटर में है ना, उसे हमें सोचना होगा कि वो है किसी का डिफ्रेंसिएशन, और वो जिसका भी डिफ्रेंसिएशन है उसे टी एज्यूम कर लो, बिकॉज यहाँ है 16 + 9 sin 2x के फॉर्म में, तो आराम से हम ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले लगा के इसे सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, sin x + cos x किसका होता है डिफ्रेंसिएशन, आराम से आप बता सकते हो, यस cos x माइनस sin x का, है ना, या तो आप ले लो sin x माइनस cos x का, उसी का होगा, है ना। अगर माइनस साइन को आप नहीं लेना चाहो ऐसे, तो लेट sin x माइनस cos x को मैंने अज्यूम कर लिया है कि ये है नथिंग बट t, ओके, क्लियर। तो अगर मैंने इसे अज्यूम कर लिया t, सो फ्रॉम हियर इसका डिफ्रेंसिएशन लोगे तो क्या हो जाएगा cos x, और इसका माइनस माइनस प्लस sin x। तो देखो आ गया ना वही जो कि अपने न्यूमरेटर में था, राइट। तो cos x + sin x dx की वैल्यू कितनी आ गई है, नथिंग बट dt, करेक्ट। तो इसे हम यहाँ पे dt से रिप्लेस कर सकते हैं, बट अभी हमारा नीचे का जो यहाँ डिनोमिनेटर है उसे हमने प्रॉपर तरीके में नहीं देखा है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास क्या है, sin x माइनस cos x = t है, करेक्ट। तो सबसे पहले तो ये करना होगा कि आप यहाँ से, दैट मीन्स फ्रॉम हियर, सो नाउ व्हाट वी कैन डू, अगर मैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर ले लूँ तो क्या हो जाएगा, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर विल बी नथिंग बट t स्क्वायर, बोथ साइड हम स्क्वायर कर लेंगे। अब देखो यहाँ से क्या मिल रहा है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x दैट इज नथिंग बट 1 हो जाएगा, माइनस 2ab, एंड 2ab इसका मतलब क्या हुआ, नथिंग बट sin 2x और नॉट, यस इट विल बी, है ना, एंड दैट इक्वल्स टू क्या आ गया है, t स्क्वायर। सो फ्रॉम हियर कैन यू सी कि अगर मैं sin 2x निकालना चाहूँ तो आराम से लिख सकती हूँ ना कि दिस इज 1 - t स्क्वायर, करेक्ट। तो ये वाला फॉर्म
और ये वाली वैल्यू दोनों को हम अब i में लिख लेंगे। और सबसे पहले आपको पता ही है कि क्या करना होता था, लेट i इज इक्वल्स टू दिस, करेक्ट, अंडरस्टूड, डन। तो चलो अब हम यहाँ लिख लेते हैं। सो देयरफॉर i विल बी व्हाट नाउ। देखो अब एक और बात है, अगर sin x माइनस कॉस एक्स को आपने t एज्यूम किया है, सो दिस इम्प्लाइज कि व्हेन x जो अपना 0 था, अगर x 0 है तब एट x इक्वल्स टू 0 अपना ये t की वैल्यू क्या दे देगा, जब x 0 है इसका मतलब sin x 0 है, दैट मीन्स यहाँ sin 0 हो जाएगा, cos 0 मतलब -1 होता है तो -1 हो गया। अगेन एट x इक्वल्स टू क्या है, ये π/4, तो जब ये π/4 हम लेंगे तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ये π/4 है दैट इज 1/√2 माइनस ये भी π/4 है 1/√2 दैट मीन्स ऑफ कोर्स 0। आर यू गेटिंग दिस? दैट मीन्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि हमने लिमिट में वही वैल्यू रख देनी है। अगर आप कुछ अज्यूम कर रहे हो दैट मीन्स योर वैल्यूज आर ऑल्सो गोइंग टू चेंज, करेक्ट, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली हम वैल्यू लिखेंगे तो अब क्या हो जाएगा, दिस इज नथिंग बट -1 to 0 हो गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये न्यूमरेटर अपना हो गया dt ओनली, करेक्ट, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या है, 16 तो था ही प्लस 9 और sin 2x की जगह पे हम लिख देंगे 1 - t²। क्लियर है अभी बात? ओके, समझ में आ गई यहाँ पे चीज़ें। अब देखो इसको सॉल्व करने का दो तरीका है, एक तो हमने ऐसे किया है दैट मीन्स रिवर्स मेथड में चले हैं, और दूसरा एक तरीका और क्या है कि आप 16 + 9 sin 2x को इस तरह से कन्वर्ट करो यहाँ पे, सो दैट यहाँ पे हमारा sin x माइनस cos x वाला टर्म आए और फिर उसे आप t एज्यूम करके सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही मतलब सेम को ही हिंट करेगा, ठीक है, ओके। चलो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली अब है क्या, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले तो हमारे पास आ गया है -1 to 0 dt अपॉन 16 + 9 - 9t², फाइन, एंड दिस इज बेसिकली -1 to 0 dt अपॉन 16 + 9 कितना होता है 25 माइनस यहाँ पे 9t²। अब देखो ये तो बहुत सिंपल सा तरीका आ गया ना, सिंपल सा फॉर्म है। सो दिस इम्प्लाइज कि i की वैल्यू अपने पास आ गई है -1 to 0 एंड dt अपॉन a² दैट इज 5²। सो दिस इज योर 3t का होल स्क्वायर, करेक्ट, यही आ रहा है। आप देख सकते हो 9t² है तो उसे हम आराम से लिख सकते हैं 3t का स्क्वायर। अब ये कौन सा फॉर्म ले चुका है, ये ले चुका है आपका फॉर्म 1/a² माइनस x² का, और इसका हम जब इंटीग्रेशन लेते थे तो क्या होता था 1/2a लॉग ऑफ क्या करते थे a + x करते थे अपॉन a - x, राइट। तो यही वाला फॉर्म हमें यहाँ पे यूज़ कर लेना है, करेक्ट। तो ये सारे फॉर्मूला आपको एकदम ध्यान में रखने होंगे। देख सकते हो ना कि अभी ऐसा वाला फॉर्मूला, फिर अभी √a² माइनस x² एक ही क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। तो ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 है मेनली इस तरह के, वो सारे एकदम अच्छे से याद कर लो। डन। तो चलो फ्रॉम हियर व्हाट वी कैन राइट नाउ, 1 हो जाएगा 2a और a की जगह पे क्या है यहाँ 5, दैट मीन्स 2 × 10 कितना हो जाएगा, 2 × 5 दैट इज हो जाएगा 10। ओके फाइन, ओके। नाउ लॉग करेंगे, लॉग हम क्या करेंगे यहाँ पे a + x, दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज 5 + 3t अपॉन 5 - 3t, करेक्ट। प्लस हम करते हैं c, बट यहाँ पे हम नहीं करेंगे बिकॉज दिस इज डेफिनेट इंटीग्रल, बट इट इज़ नॉट कंप्लीट येट। क्यों? क्योंकि ये 3t है, तो आपको पता है ना जब t के साथ जो मल्टीप्लाई होता है हम इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट मीन्स 1/3 से यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। नाउ इट इज़ डन, क्लियर। तो ये हो गया। अब इस पूरे पे हमें लिमिट क्या लगानी है, -1 से 0, ओके। तो ये हो गया अपना अब सोल्यूशन। अब इस पे पुट कर दो वैल्यू। सो बेसिकली इट इज़ व्हाट 1/30, तो 1/30 में ले लेती हूँ आउटसाइड। नाउ जस्ट सी कि जब हमने 0 लगा दिया यहाँ तो क्या हो जाएगा, log ऑफ ये हो गया आपका 5 + 0 अपॉन 5 - 0, दैट मीन्स 5/5 पता ही है 1 होता है एंड दैट इज़ नथिंग बट 0, ठीक है। log 1 की वैल्यू 0 होती है ना, माइनस अब ये क्या है फिर से log ऑफ ये क्या हो गया 5, यहाँ पे है -3 दैट इज़ 2 हो गया अपॉन 5 माइनस +3 दैट इज़ 8 हो गया, करेक्ट। यही हो रहा है ना, फिर से चेक कर लो। -3 हमने किया तो 5 - 3 हो गया 2 एंड देन माइनस प्लस अगर 3 किया तो यस इट इज़ 8, करेक्ट, यही है, ओके डन। अब देखो यहाँ से दिस इज 0 एंड माइनस ये वाला टर्म आ गया, ये 2 × 4 हो गया है, तो दिस इज 4 to the power -1, तो हम आराम से log 4 भी लिख सकते हैं। तो 1/30 इंटू हम क्या लिखेंगे log ऑफ, देखो समझ रहे हो आप,
लॉग ऑफ 1/4 है तो 4⁻⁻1 हुआ, आप -1 को हम आगे भी लिख सकते हैं, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो दैट्स वाई log ऑफ 4 लिख सकते हैं हम यहाँ। अब log 4 को आप 2 स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो बेसिकली दिस इज 2 इंटू 1/30 दैट इज 1/15 इंटू log ऑफ 2, सो दिस इज योर आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, यही हो गया आपका सोल्यूशन। क्लियर, अंडरस्टूड। तो आई होप कि आपके सारे क्वेश्चन जो कि थे इस क्वेश्चन पेपर के 2018 के अच्छे से आपके क्लियर हुए हैं और अच्छे से आपको समझ में भी आया है, बस अब प्रैक्टिस खुद से करना। क्लियर, सो आई होप कि आपके ये सारे क्वेश्चन जो कि थे 2018 के पेपर से अच्छे से समझ में आए, आप आराम से खुद भी इसे सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। सो डोंट फॉरगेट, दिस इज लर्नो हब, और फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है।